जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस का जो एंटी टेस्ट है, जो ई कैट में कंप्यूटर साइंस का पोर्शन होता है, वो इंशाल्लाह जितना भी आपने कवर करना है, जितना भी स्टडी करना है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर ये दोनों बुक्स हमने डिस्कस करनी है, इसमें कोई भी चीज़ हमने छोड़नी नहीं है। जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और जो आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर हम चलेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, थोड़ा सा इंट्रो कर दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं कंप्यूटर के हवाले से। देखें, जो कंप्यूटर साइंस का आपका पोर्शन होगा, जो कि 30 MCQs होंगे इसके, और इसके अंदर जो 30 MCQs हैं उसमें से ज़्यादातर पोर्शन जो है वो सेकंड ईयर में से आता है, फर्स्ट ईयर से कम आता है, ठीक है। लेकिन हमने पहले फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकंड ईयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपने फ्रेश सेकंड ईयर पढ़ा होगा तो वो आपके माइंड में होगा। इसके अलावा एक बात जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो आगे अप्लाई होगी तमाम लेक्चर्स में, और आगे भी एक दफ़ा 30 MCQs दोबारा बताना पड़ेगा। ज़्यादातर पोर्शन जो है वो सेकंड ईयर में से आता है, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जितना पढ़ा, हम पहले फर्स्ट ईयर उसके बाद सेकंड ईयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आप टाइम लिमिटेड देने जाएंगे इसमें हर चीज़ जो है वो डेप्थ से जाकर हर कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अलावा डीपली एक बात नहीं पढ़ाया जाता। आज आपको बता रहा हूँ तो आगे अप्लाई होगी तमाम लेक्चर्स में, एक आर्टिकल भी इसके अंदर, जबकि एक बताना पड़ेगा ज़्यादातर पोर्शन जो है वो बात ये है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सेकंड ईयर में जितना पढ़ा, हमारे टेस्ट के हवाले से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा आपने उस तरीके से पढ़ना है। और एक काम जो आपने करना है वो ये है कि डेली का लेक्चर जो मैं आपको दूंगा वो आपने बुक से उसको रीड आउट ज़रूर करना है। अगर आपने उसको बुक से रीड ना किया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो मैं पढ़ाऊंगा आपने उसको साथ साथ पढ़ना है, और डेली रूटीन में आपको टेस्ट भी मिलेंगे। उस टेस्ट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी आपको समझ आई है। मुझे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी आपको समझ आई, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो है वो हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बारे में सारी डिस्कशन होगी, तो ध्यान से आपने समझना है। मुनव्वर, ये मेरी तरफ कर देना कमेंट्स वगैरह। तो किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ई कैट कंप्यूटर का जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे बड़ी अहम समझने वाली है। बेसिक का मतलब होता है बुनियाद, बुनियादी बातें, और फंडामेंटल्स का मतलब भी यही है। यानी बेसिक का जो सिनोनिम है वो है फंडामेंटल्स। तो कहीं पे फंडामेंटल का वर्ड नज़र आए उसका मतलब बेसिक ही होता है। ये मेन की पॉइंट्स हैं। ये मैंने पहले हाथ ही आपको, जैसे ये चैप्टर स्टार्ट किया, आपको पहले हाथ ही मैंने सबसे पहले बताया कि बेसिक का मतलब क्या है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि एंट्री टेस्ट में पढ़ाने की नोयत थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में MCQs और क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट तर्ज के आते हैं। इस तरह के नहीं आते जिस तरह आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आया करते थे। तो जो हमारे पास बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि IT की बुनियादी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुनियादी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा, किसी चीज़ की समझ नहीं है कमेंट कीजिएगा, मैं उसी टाइम आपको रिपीट कर दूँगा और बता दूँगा। इसके बाद लेक्चर के एंड पे जो MCQs आपको शो होंगे, जो आपने फिलअप करने हैं, जो आपने वहीं पे ऑन द स्पॉट उनका आंसर देना है, वो सारे के सारे लेक्चर में जो मैंने बातें बताई होंगी उनसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह कवर कर लेंगे, जिसके बाद आप चैप्टर 1 में से MCQs जितने भी हैं उनको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखें, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक वर्ड है IT, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब समझें कि IT क्या चीज़ है। IT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एक फील्ड है कंप्यूटिंग की, कंप्यूटिंग एक फील्ड है, यानी कंप्यूटर्स जिसमें इस्तेमाल होते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि कंप्यूटर्स के ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं, किसी भी ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन, दुनिया की तमाम तर इंफॉर्मेशन मेरे पास, मेरी जेब में मौजूद है। तो ये मैं गलत नहीं कह रहा, आपको भी पता है कि ये मैं सही बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरी जेब में फ़ोन है, मैं फ़ोन को निकाल के गूगल पे कुछ भी सर्च करूँगा तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं गेट करना चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगी। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, के इंफॉर्मेशन मालूमात की जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे पास है, और मैं दुनिया में कहीं से भी रहते हुए दुनिया की कोई भी मालूमात हासिल कर सकता हूँ। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो समझ आ गई, अब बात करते हैं आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूजेस के। एक तो मैंने ये यूज़ आपको बताया
कि दुनिया में कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए हम कोई भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो इस फील्ड को, इस एरिया को नाम दे दिया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स पहले चैप्टर में पहले पेज के ऊपर लिखे हुए हैं जो कि समझना ज़रूरी हैं। वो 2-3 पॉइंट्स कौन से हैं वो ज़रा समझ लें। एक बात उसने लिखी हुई है कंप्यूटिंग, कि कंप्यूटिंग किसे कहते हैं। कंप्यूटिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग, ये बात याद रखनी है। कंप्यूटिंग का मतलब है प्रोसेसिंग। कोई भी काम हम कंप्यूटर के ज़रिए से कर रहे हैं उसे हम कहेंगे कि हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई अमल कर रहे हैं, इसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके, अब कंप्यूटिंग जो है ये फील्ड मैंने आपको बताया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज कैसे हुई है, इस बारे में मैंने आपको गाइड किया। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है ग्लोबल विलेज की। ग्लोबल विलेज से क्या मुराद है? ग्लोबल विलेज से मुराद है दुनियावी गांव, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, आईटी ने हमारी इस दुनिया को एक गांव की मानिंद, एक देहात की मानिंद बना दिया है। यहाँ पे गांव से मुराद ये नहीं है कि जो फैसिलिटीज़ गांव में नहीं है वो दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ से मुराद ये है कि जिस तरह गांव में लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, कोई भी बात हो तो जंगल में आग की तरह बात फैल जाती है, पूरे गांव में लोग इतने करीब होते हैं एक दूसरे के। इसी तरह से इस पूरे ग्लोब में, इस पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे के इतना करीब आ चुके हैं कि कहीं पे कोई बात होती है हम उसे लाइव देख रहे होते हैं। जैसे आप ये लाइव देख रहे हैं लेक्चर, ऐसे ही है जैसे मैं आपके पास आपको पढ़ा रहा हूँ, जबकि हमारे दरमियान फिज़िकली बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हम ऐसे ही यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जैसे मैं आपके पास हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्लासरूम में होता है। तो ये वर्चुअल क्लासरूम, इसे कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम। ठीक है, आप वर्चुअल क्लासरूम में बैठे हुए हैं, मतलब एक ऐसा कमरा जो कि क्लासरूम तो नहीं है लेकिन आर्जी तौर पे उसको क्लासरूम बनाया गया है। तो इसे कहते हैं ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज का मतलब ये है कि आईटी ने हमारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं इस दुनिया में, और ये जो ज़मीन है हमारी ये श्रिंक हो गई है, सुकर गई है, नॉट फिजिकली बट लॉजिकली। फिजिकली तो नहीं लेकिन लॉजिकली हम एक दूसरे के करीब आ गए, हमारा कनेक्शन जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छा कायम हो गया है। ठीक है, अच्छा जी। तो ग्लोबल विलेज के बाद एक डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है पहले पेज पे ही, पहले पेज के लास्ट से छठी लाइन होगी, 6th लास्ट लाइन होगी, उसको देख ले। वहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? डिजिटल कन्वर्जेंस से मुराद ये होता है कि आज हम कंप्यूटर के ज़रिए से कोई भी काम कर रहे हैं वो डिजिटल कहलाएगा। कोई भी काम हम कर रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए से, इसका मतलब हम डिजिटल काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप डिजिटल लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इससे मुराद ये कि आप कंप्यूटर को, इंटरनेट को यूज़ करते हुए लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, इसे कहते हैं डिजिटल लेक्चर अटेंड करना, ये डिजिटल काम करना। तो हर चीज़ जो है वो डिजिटल हो गई हुई है, हर काम जो है वो डिजिटल हो गया हुआ है। कोई भी काम हम कर रहे हैं वो आज हम कंप्यूटर के ज़रिए से करते हैं, कंप्यूटर पे हम डिपेंड हो गए हुए हैं, कंप्यूटर पे हम इन्हसार करते हैं। हमारा सारा काम, हमारी सारी दुनिया में रोज़मर्रा की रूटीन में जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर के ज़रिए से परफॉर्म करते हैं, इसे कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। तो वो कहता है कि डिजिटल कन्वर्जेंस से मुराद यहाँ पे ये है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी शोबे हैं, वो चाहे मेडिकल का शोबा हो, चाहे वो एजुकेशन का शोबा हो, वो चाहे इंडस्ट्री का शोबा हो, सनतकारी का कोई भी शोबा है, हर शोबे में कंप्यूटर इन्वॉल्व है और वो अपने कामों को किसके ज़रिए से करवा रहे हैं? कंप्यूटर के ज़रिए करवा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, जैसे अब एजुकेशन की बात करते हैं, वो हम एजुकेशन की फील्ड से हमारा ताल्लुक़ है, हम टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो किसके ज़रिए से कर रहे हैं? कंप्यूटर के ज़रिए से कर रहे हैं। तो ये क्या है? डिजिटल कन्वर्जेंस है। ठीक है, इसे कहते हैं डिजिटल कन्वर्जेंस। नेक्स्ट पेज पे उसने लिखा हुआ है मॉडर्न सिनेरियो। मॉडर्न सिनेरियो से मुराद है कि जदीद दौर में कौन कौन सी कंप्यूटर की ज़्यादातर फील्ड्स इस्तेमाल हो रही हैं। इसमें हमारे पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा साइबर बैंकिंग, फिर ऑनलाइन बैंकिंग और ये सारी चीज़ें, इनके बारे में आपको पता है, एक दफ़ा सिर्फ रीड आउट करना है और इसमें कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर की डेफिनेशन है, उसका आपको पता है इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटे को एक्सेप्ट करके, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। इसके बारे में आपको पता है। जैसे अगर एक कैलकुलेटर है, मैं उसको 2+3 देता हूँ तो वो डाटा है, मैंने उसको दिया, उसने उसको प्रोसेस किया और 5 यानी इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके मुझे दे दिया। तो ये क्या है? कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशन है, कंप्यूटर ये काम करता है। फिर कंप्यूटर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स या हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर के सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, स्टोरेज डिवाइसेस, बसेस वगैरह सारी चीज़ें शामिल हैं।
लेकिन सॉफ्टवेयर की फिर आगे क्लासिफिकेशन आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हार्डवेयर का थोड़ा सा बता दूँ कि हार्डवेयर वो कंप्यूटर का पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट, जिस तरह मॉनिटर हो गया, जिस तरह सीपीयू हो गया, जिस तरह माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं ये हार्डवेयर में आती हैं। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का वो कंपोनेंट है, कंप्यूटर का वो पार्ट है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं। अब सॉफ्टवेयर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, आपने याद रखना है। एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना है आपने कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हवाले से। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे एक स्पेसिफिक काम, हमारी एक स्पेसिफिक नीड को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ़ोटो एडिटर है जो तस्वीरें एडिट करने के लिए है, वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। क्या कर रहा है? तस्वीरों को एडिट कर रहा है, एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम टाइपिंग कर रहे हैं, आपने इसी फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 8 में MS वर्ड पढ़ा, हम टाइपिंग करते हैं उसके ज़रिए, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी हार्डवेयर के पार्ट को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि याद रखिएगा एक बड़ी अहम बात, जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर के बगैर नहीं चल सकते। हर हार्डवेयर को किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ही जब हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो कीबोर्ड को चलाते हैं, माउस को चला रहे होते हैं, मॉनिटर को चला रहे होते हैं, ये तमाम डिवाइसेस को चला रहे होते हैं, पहले से इंस्टॉल हुए होते हैं उसके अंदर, ये भी सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़ होते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़ होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि इनका हार्डवेयर से ताल्लुक़ है, हार्डवेयर को चला रहे हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर से ताल्लुक़ नहीं है। अगर मेरे मोबाइल में या मेरे कंप्यूटर में फ़ोटो एडिटर नहीं है तो फ़ोटो एडिट्स नहीं होंगी, बस कोई हार्डवेयर का पार्ट चलना नहीं रुक जाएगा, किसी हार्डवेयर के पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अगर नहीं होगा तो कोई ना कोई हार्डवेयर का पार्ट अफेक्ट ज़रूर हो जाएगा। जैसे हमारी विंडो है कंप्यूटर की, अगर विंडो ना हो तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलता। हालांकि कंप्यूटर हार्डवेयर है, हम उसे हाथ लगा सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ना रैम यूज़ कर सकते, ना हार्ड डिस्क कर सकते, कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसको चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर था ऑपरेटिंग सिस्टम वो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। हर हार्डवेयर के पार्ट को चलाने के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में हुआ होता है, जिसके ज़रिए से हम उस हार्डवेयर के पार्ट को चलवाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया, इसकी आगे से दो टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारे पास कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है, दोनों एप्लीकेशन ही है, इनमें ये जो दोनों हैं इनका हार्डवेयर के पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये हार्डवेयर के पार्ट को नहीं चलाते। ठीक है, तो हैं दोनों एप्लीकेशन, लेकिन फ़र्क क्या है, ये मार्केट में आम लोगों की नीड्स को देखते हुए, आम लोगों की जो कॉमन नीड्स होती हैं, आम रूटीन में जो लोगों की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएं, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे जो कि कोई भी बंदा उसको डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक के लिए बनाए। तो ये होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। जबकि कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक खास कस्टमर के लिए बनाए जाते हैं, उसकी डिमांड पे। जैसे कहते हैं ना, ऑर्डर पे तैयार करवाना, कोई चीज़ अब खुद कह के उससे ऑर्डर पे तैयार करवाना, वो सॉफ्टवेयर जो, जैसे मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए लेकिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं कंपनी से रब्ता करूँगा, कहूँगा मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, बना कर दो, तो वो जो सॉफ्टवेयर होगा वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर होगा। और एक यहाँ पे बड़ी अहम बात MCQ है एंटी टेस्ट का, वो ये है कि पैकेज सॉफ्टवेयर को ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स, ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स क्यों कहते हैं इसको पैकेज सॉफ्टवेयर? क्योंकि पैकेज सॉफ्टवेयर मार्केट में लोगों के लिए बनाया हुआ है, जो सा जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए वो मार्केट से जाए खरीद के ले या इंटरनेट से डाउनलोड कर ले और उसको इस्तेमाल कर ले। जिस तरह शेल्फ के ऊपर बुक्स पड़ी होती हैं, कोई चीज़ पड़ी होती है शेल्फ के ऊपर, कोई भी चीज़ हमें चाहिए हम वहाँ से निकाल लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए इसको पैकेज सॉफ्टवेयर कहा गया है, ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स कहा गया पैकेज सॉफ्टवेयर को। जबकि कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर में हमारे पास बनी बनाई चीज़ नहीं है,
हम अपनी मर्ज़ी से जाके उसको कहते हैं हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमें सॉफ्टवेयर बना कर दो, वो फिर हमें बना कर देता है। इसे कहते हैं कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बाद उसने आगे कीबोर्ड और इनपुट डिवाइसेस का जिक्र किया है। एक मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, इनपुट डिवाइसेस के अंदर इनपुट से क्या मुराद है? कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। कोई भी चीज़ कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं उसे इनपुट कहते हैं। और इनपुट की भी आगे से दो टाइप्स हैं। इनपुट हम दो तरह की करते हैं कंप्यूटर के अंदर। एक इनपुट होती है डायरेक्ट इनपुट और दूसरी इनपुट होती है इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट वो इनपुट होती है जिसमें हम डायरेक्टली कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं बगैर इंटरमीडिएट हैंडलिंग के। इंटरमीडिएट हैंडलिंग क्या है? इंटरमीडिएट हैंडलिंग से मुराद है कि हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर कर रहे हैं, लेकिन एक एक चीज़ हमें हाथ से एंटर करनी नहीं पड़ रही। एक एक चीज़ जब हम हाथ से एंटर करेंगे उसे इंटरमीडिएट हैंडलिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक बुक है, उस बुक का एक पेज है, आप उस पेज को कंप्यूटर के अंदर एंटर करना चाहते हैं, मतलब जो कुछ उसके ऊपर लिखा है कंप्यूटर में एंटर करना चाहते हैं। तो कीबोर्ड के जरिए जब आप उसको एंटर करेंगे तो एक एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, एक एक वर्ड की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी वैसी जैसी उस पेज पे हुई है। ये कहलाती है इंटरमीडिएट हैंडलिंग। और ऐसे इनपुट जिसमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग करनी पड़ती है उसे हम इनडायरेक्ट इनपुट कहते हैं, जिसमें एक एक चीज़ हाथ से एंटर करनी पड़ रही है। जबकि डायरेक्ट इनपुट में ये केस नहीं है। डायरेक्ट इनपुट में हम क्या करेंगे, स्कैनर लेके आएंगे, स्कैनर के ऊपर वो पेज रखेंगे, उस पेज की तस्वीर कंप्यूटर में डायरेक्ट चले जाएगी, इंटरमीडिएट हैंडलिंग नहीं करनी पड़ी। इसे कहेंगे डायरेक्ट इनपुट। तो इनपुट की दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट। ये बात आपने याद रखनी है। वो डिवाइसेस जो डायरेक्ट डाटा एंटर करती हैं कंप्यूटर में, उन डिवाइसेस को डायरेक्ट इनपुट डिवाइस या सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहा जाता है। लिख लें, नोट कर लें, वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए से कंप्यूटर में डाटा डायरेक्ट एंटर किया जाता है, डायरेक्ट इनपुट की जाती है, उन डिवाइसेस को सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस या डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जबकि इनडायरेक्ट इनपुट के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस ही होती है। अच्छा, अब डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल एक मैंने आपको स्कैनर दिया है, बार कोड रीडर है, MICR, OCR, ये आगे हम पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट इनपुट के अंदर हमारे पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ज़रिए से हम एक एक वर्ड, एक एक बटन को प्रेस करके कंप्यूटर में हम एंटर कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट तो हो गई। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास कीबोर्ड का है कि कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड की कौन कौन सी कीज़ हैं और किस की का क्या फंक्शन है। ये समझ लें ज़रा ध्यान से। इसमें मैं जल्दी जल्दी आपको सारी कीज़ बताऊंगा, सारी कीज़ आपने समझनी और फिर पढ़नी है। आज चैप्टर 1 कंप्लीट तो नहीं हो सकेगा, लेकिन जो नेक्स्ट हाफ है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मैंने पढ़ाया होगा वो आपने पढ़ के आना है कल, ताकि जो मैंने बताया आपको वो आपके माइंड में रहे और इसके जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आपके कवर हो जाए। अच्छा, अब कीबोर्ड जो है, ये एक कीबोर्ड के बारे में 4 बातें आपने याद रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात ये कि कीबोर्ड एक टेक्सचुअल डाटा एंट्री डिवाइस है। कीबोर्ड के ज़रिए से हम कंप्यूटर में टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। टेक्सचुअल डाटा एंट्री डिवाइस, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं खास तरह की इनपुट करती हैं। माइक्रोफोन है, उसके ज़रिए से आवाज़ यानी साउंड कंप्यूटर में एंटर होगी। कीबोर्ड है, उसके ज़रिए से टेक्स्ट एंटर होगा। माउस है, वो उसके ज़रिए वो पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है। स्कैनर है, उसके ज़रिए इमेज कंप्यूटर में एंटर होगी। कैमरा है, उसके ज़रिए से वीडियो कंप्यूटर में एंटर होगी। हर इनपुट डिवाइस एक खास तरह की इनपुट करती है। तो कीबोर्ड जो है वो टेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक टिपिकल कीबोर्ड, सादा जो कीबोर्ड होता है आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाला, उसके ऊपर 101 से 104 कीज़ होती हैं। ये टोटल कीज़ की बटन्स की तादाद मैंने आपको बताई है कि 101 से 104 होती है। तीसरी बात इसमें याद रखनी है आपने कि कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है या प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। स्टैंडर्ड या प्राइमरी यानी वो इनपुट डिवाइस जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और हर कंप्यूटर के साथ लगी होना ज़रूरी है। वो इनपुट डिवाइस जो हर कंप्यूटर के साथ लगा होना ज़रूरी है, उस इनपुट डिवाइस को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन सी डिवाइस जो है वो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहलाती है। अच्छा, ये 3 बातें हो गई। चौथी बात इसमें यह है कि जो कीबोर्ड होता है इसका जो लेआउट है, मतलब लेआउट को कहते हैं, लेआउट से मुराद है अरेंजमेंट ऑफ कीज़। कीबोर्ड के जो बटन्स हैं, जो इसके ऊपर कीज़ हैं, उनकी अरेंजमेंट का क्या नाम है? अरेंजमेंट का नाम होता है ना, जैसे असेंडिंग ऑर्डर एक अरेंजमेंट का नाम है, डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट का नाम है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये अरेंजमेंट्स हैं। इस तरह से कीबोर्ड की अरेंजमेंट का नाम है जिसे हम कहते हैं QWERTY, QWERTY। ठीक है। अगर आप कीबोर्ड पे देखें तो पहले जो 6 बटन्स आपको मिलेंगे वो ये मिलेंगे
QWERTY, QWERTY, ठीक है। तो कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो QWERTY कहलाता है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पे ये आपने चार बातें तो समझ ली, ये याद रखनी है। अब इसके कीबोर्ड की बात करते हैं कि हमारा कीबोर्ड जो है वो चार हिस्सों में डिवाइड होता है। इसकी जो कीज़ हैं, इसके जो बटन्स हैं वो चार हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। एक हमारे पास होती हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ जो हैं वो कीबोर्ड के सबसे टॉप पे होती हैं, जिनकी रेंज F1 से F12 तक होती है। फंक्शन कीज़ का क्या काम है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखें, हर फंक्शन की जो है वो एक ख़ास फंक्शन, एक ख़ास काम परफॉर्म करती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम रनिंग ऑन द स्क्रीन। वो प्रोग्राम जो सामने स्क्रीन पे चल रहा है उस प्रोग्राम पे डिपेंड करता है किस फंक्शन की का क्या काम है। F1 का बटन क्या काम करेगा, F2 का बटन क्या काम करेगा, ये जो सामने सॉफ्टवेयर चल रहा है उस पर डिपेंड करता है। F1 जो है वो अमूमन विंडो के अंदर हम F1 का बटन प्रेस करें तो वो हेल्प के लिए होता है, हेल्प। लेकिन अगर हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो F1 के ज़रिए से कोई और काम हो जाएगा। तो इसलिए हर की का एक अपना खास फंक्शन है, अपना खास एक काम है जो कि सामने जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उस पर डिपेंड करता है किसका क्या काम है। उसके बाद कीबोर्ड का जो दूसरा हिस्सा है उसे हम कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़, यानी अप डाउन लेफ़्ट राइट जो कीज़ होती हैं चार, ये जो अमूमन हम गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कर्सर कंट्रोल कीज़ कहते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़ का जो दूसरा नाम है वो एरो कीज़ भी है, ये भी लिख लें, एरो कीज़, या इसको हम नेविगेशन कीज़ भी कहते हैं। एरो कीज़ या नेविगेशन कीज़ या इनको कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहा जाता है। तीन नाम बताएं, इसको भी लिख लें, पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो कीबोर्ड का हिस्सा है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक से मुराद है इसमें नंबर्स भी आ जाएं, अल्फ़ाबेट्स भी आ जाएं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाएं, या इसको हम मेन कीबोर्ड का हिस्सा कहते हैं। मेन कीबोर्ड से मुराद है ये वो हिस्सा है जो कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कीबोर्ड का लेफ्ट साइड पे जो हिस्सा होता है ना, जहाँ पे सारे बटन्स मौजूद होते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी शामिल हैं, नंबर्स भी शामिल हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह, स्पेस भी वहाँ पे ही होती है। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ वाला हिस्सा कहलाता है। और चौथा जो कीबोर्ड का पार्ट है वो उसके राइट साइड पे होता है, जिसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं, जो कि कैलकुलेटर वाले सारे काम करता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और सारे उसके अंदर कैलकुलेटर वाले नंबर्स वाले बटन होते हैं, वो हमारा न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। तो कीबोर्ड के हमारे चार कंपोनेंट्स, चार हिस्से होते हैं जिनमें वो डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। तो ये हर फंक्शन, हर की जो है इसके अंदर अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस की का क्या काम है। सबसे पहले यहाँ पे एस्केप की का जिक्र है। एस्केप की क्या होती है, जिसे ESC हम शॉर्ट फॉर्म में ESC लिखा होता है कीबोर्ड के ऊपर, इसका मतलब होता है एस्केप। और एस्केप से मुराद ये है कि हमने किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज़ करना है, बंद करना है, तो उसके लिए हम एस्केप का बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद है टैब की। टैब की का क्या काम होता है जी? टैब की के ज़रिए से हम अपने कर्सर को नेक्स्ट टैब पोजीशन में लेकर चले जाते हैं। अब ये टैब पोजीशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। टैब, अगर हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे MS वर्ड है, टाइपिंग कर रहे हैं कुछ, तो हमारा जो ब्लिंकिंग कर्सर होता है, ये वर्टिकल कर्सर जो होता है, जैसे मैसेज लिखते हैं तो ये कर्सर आपको नज़र आता है। इसको अगर हमने 4 से 5 स्पेसिस आगे भेजना है, अमूमन 8 स्पेसिस होती हैं, इकट्ठी 8 स्पेसिस अगर हमने लीव करनी है, इतना फासला हमने छोड़ के इसको आगे पहुंचाना है, जैसे मैं इसको यहाँ पहुंचाना चाहता हूँ, तो टैब का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा कर्सर यहाँ आ जाएगा। यहाँ फिर अगर हम किसी ऐसे वेबसाइट पर है जहाँ पे टैब्स बने हुए हैं, जैसे आप जीमेल या फेसबुक पे जाएं तो वहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह के ये ब्लॉक्स, टैब्स बने नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा, टैब का बटन प्रेस किया तो आपका कर्सर अगले टैब में आ जाएगा। फिर आप इसमें टाइपिंग करके आगे दोबारा टैब का बटन प्रेस करें तो आपका कर्सर इस टैब में आ जाएगा। तो माउस को बार बार यूज़ करके अपने कर्सर को आगे पहुंचाने की बजाय अगर हम टैब का बटन प्रेस करें तो एक टैब से दूसरे टैब में हम इजीली शिफ्ट हो जाते हैं। ये टैब की का काम होता है, ठीक है। उसके बाद कैप्स लॉक की है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्स लॉक की। इसके अंदर 2-3 मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जो कि आपने समझने हैं और याद रखने हैं। कैप्स लॉक की एक टॉगल की है, पहला पॉइंट। टॉगल की से क्या मुराद है?
ऐसी की, ऐसा बटन जिसको एक दफ़ा हम प्रेस कर दें तो ये ऑन हो जाता है और इसका काम जारी रहता है जब तक हम इसे दोबारा प्रेस नहीं करते। इसे कहते हैं टॉगल, यानी एक दफ़ा प्रेस कर दिया तो ये ऑन हो गई, इसका दोबारा जब तक हम इसे प्रेस नहीं करते ये ऑफ़ नहीं होगी। जब हम कैप्स लॉक को ऑन करते हैं, जब एक दफ़ा प्रेस कर देते हैं तो कीबोर्ड के ऊपर एक लाइट होती है जो ऑन हो जाती है, लाइट जल जाती है जिससे पता लगता है कैप्स लॉक ऑन है। दोबारा प्रेस करेंगे लाइट ऑफ हो जाएगी। कैप्स लॉक ऑन है तो क्या होगा और अगर ऑफ है तो क्या होगा? कैप्स लॉक जब ऑन है तो जब भी हम अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, यानी अगर मैं ए लिखता हूँ तो वो कैपिटल ए लिखा जाएगा, बी लिखता हूँ कैपिटल बी लिखा जाएगा। लेकिन अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो जब मैं अल्फ़ाबेट्स लिखूंगा तो वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो आपसे पूछ सकता है कैप्स लॉक जो है वो किन बटन्स के ऊपर अफेक्ट करता है। कैप्स लॉक की सिर्फ अफेक्ट करती है अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर। कैप्स लॉक ऑफ हो या ऑन हो, बाकी जो बटन्स हैं, नंबर्स और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये हो गई लेक्चर 3 बजे तक है भाई, 10 मिनट रह गए। टेस्ट ऐड हुआ, टेस्ट का पूछ लें ज़रा कब चलाना टेस्ट। अच्छा, कैप्स लॉक मैंने आपको बताया कि अफेक्ट होती है अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर। एक बात, इसके बाद कैप्स लॉक के बाद जो नेक्स्ट की है अकॉर्डिंग टू द बुक वो है शिफ्ट की। शिफ्ट की का क्या काम है ये समझे ज़रा। आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर कुछ ऐसे बटन्स हैं जिनका एक से ज़्यादा मतलब दो काम है, दो फंक्शंस हैं। जैसे 1 का जो बटन होता है ना, उसका साथ उसी बटन के ऊपर आपको एक्सक्लेमेशन साइन नज़र आएगा। ठीक है, इस तरह से 2 का जो बटन होता है उसके साथ आपको @ का साइन नज़र आएगा। वैसे अगर आप बटन प्रेस करें 1 का तो 1 लिखा जाएगा, 2 का बटन प्रेस करें तो 2 लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें, ये टॉगल की नहीं है, इसको प्रेस करके रखना पड़ता है। 3 बजे तक ये लेक्चर। शिफ्ट का बटन आप प्रेस करके रखेंगे और जब 1 का बटन प्रेस करेंगे तो ये एक्सक्लेमेशन साइन आ जाएगा, और शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और 2 का बटन प्रेस करेंगे तो @ का साइन स्क्रीन पे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये काम है शिफ्ट की का। शिफ्ट की जो है हाँ, अगर अल्फ़ाबेट्स प्रेस करेंगे फिर क्या होगा, तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे। मतलब शिफ्ट हर बटन के ऊपर प्रेस अप्लाई होती है, सॉरी, शिफ्ट का बटन हर की के ऊपर अप्लाई होता है। जब इसको हम प्रेस करके रख के तो दूसरा कोई बटन प्रेस करें तो उसका जो दूसरा काम है वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है दूसरा काम। ठीक है, लेकिन ये टॉगल नहीं है, इसको प्रेस करके रखना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास कंट्रोल की है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कंट्रोल की शॉर्टकट कीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। शॉर्टकट कीज़ लाइक कंट्रोल+A, मतलब कंट्रोल के साथ A का बटन प्रेस कर दें, कंट्रोल के साथ B का बटन प्रेस कर दें, कंट्रोल के साथ S कर दें, तो ये मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ बनती हैं। जैसे कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल हो जाता है, कंट्रोल S से सेव हो जाता है, कंट्रोल B से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल C से कॉपी हो जाता है। तो कंट्रोल के साथ दूसरे बटन जो है उनके कम्बिनेशन के साथ हम कंट्रोल का बटन इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ बनाने के लिए। अच्छा, तो ये जितनी भी हमने कीज़ यहाँ पे पढ़ी हैं और जितना भी आज हमने पढ़ा है चैप्टर, इसके आगे जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो भी नेक्स्ट हाफ है इसका, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।